यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इसमें दिखाए गए नाम, पात्र या घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। सर्दियों की हल्की ठंडक थी। बस के शीशे पर हल्की धुंध जमी थी और बाहर पहाड़ों का नजारा किसी पुराने पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। घुमावदार रास्तों से होकर बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ स्थानीय लोग, कुछ यात्री और ड्राइवर कंडक्टर के अलावा ज्यादा लोग नहीं थे। मैं अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। हरे भरे पहाड़, घुमावदार रास्ते और कहीं कहीं गहरी घाटियां। फिर मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। जब मैंने उसे पहली बार देखा, वो बस के पिछले हिस्से में बैठी थी, खामोश, खोई हुई, जैसे किसी और ही दुनिया की थी। लेकिन उसकी खूबसूरती, मैं बस देखता ही रह गया। उसके बाल रेशमी लटों की तरह थे, हल्के से लहराते हुए, जैसे पहाड़ों से आती ठंडी हवा ने उन्हें छूकर बहा दिया हो। चेहरा इतना नर्म, इतना मासूम, जैसे किसी पहाड़ी झरने का साफ पानी। उसकी आंखें, ओह उसकी आंखें इतनी गहरी कि अगर कोई एक बार देख ले तो उनमें डूब जाए। लेकिन उन आंखों में कुछ था, एक अजीब सी उदासी, एक अनकहा दर्द। वो बाहर झांक रही थी, पहाड़ों की ओर, जैसे किसी पुरानी याद को ढूंढ रही हो। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ चली जा रही थीं। उसकी नाक नुकीली थी, होंठ हल्के गुलाबी, इतने खूबसूरत कि जैसे किसी चित्रकार ने उन्हें बड़े प्यार से बनाया हो। उसकी उंगलियां, जो उसकी गोद में रखे दुपट्टे के कोनों को हल्के हल्के मरोड़ रही थीं, इतनी नाजुक लग रही थीं कि जैसे छूते ही टूट जाएंगी। मैं उसकी ओर लगातार देखता रहा, शायद अनजाने में ही, लेकिन अचानक उसने मेरी तरफ देखा। मैं एकदम चौंक गया, मानो किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। हमारी नजरें मिलीं। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। ऐसी मुस्कान जैसे किसी के जबरदस्ती कहने पर मुस्कुरा रही हो। फिर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन मैं अब भी उसी के बारे में सोच रहा था। फिर कुछ देर तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मेरे मन में एक सवाल था कि ये लड़की कौन थी। शाम ढल चुकी थी, बस अब घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रही थी और तभी बस झटके से रुक गई। वो उठी, एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कह रही हो, लेकिन बिना शब्दों के। फिर वो तेजी से बस से उतर गई। लेकिन आसपास कोई बस स्टॉप नहीं था। चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा। न कोई घर, न कोई गली, न कोई रोशनी, कुछ भी नहीं था। और वो लड़की, जो बिना किसी हड़बड़ाहट के उस वीराने में उतर गई थी। बस अब भी पहाड़ी रास्तों से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर घना अंधेरा हो चुका था और हल्की हल्की ठंड हवाएं बस की खिड़कियों से टकरा रही थीं। मैं अब भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। वो लड़की जो बस से उतर गई थी, लेकिन वहां कोई स्टॉप ही नहीं था। तभी बस एक बार फिर से झटके से रुक गई। ड्राइवर ने झुंझलाते हुए कहा, फिर वही जगह, कितनी बार कहाँ है, ये बस सही करवा लो, हर बार यहीं अटक जाती है। कंडक्टर हंसते हुए बोला, अरे बस तो सही है, लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, पुरानी बस है, ज्यादा लोड नहीं उठा पाती। फिर ड्राइवर मजाक में बोला, कभी कभी तो लगता है कि यहाँ कोई भूत वूत का चक्कर है, ससुरी बस हर बार यहीं आकर अटक जाती है। कंडक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, चुप करो, शाम का टाइम है, बेकार की बातें मत करो, ऊपर वाले का नाम लो, नहीं तो सच में कोई आकर लटक जाएगा। ड्राइवर और कंडक्टर हंस रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों को गंभीरता से ले रहा था। मैं अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां वो लड़की उतरी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ अंधेरा था। कोई निशान नहीं, कोई हलचल नहीं। मुझे अजीब बेचैनी हो रही थी। मैं अपनी सीट छोड़कर आगे वाली सीट पर आकर बैठ गया और कंडक्टर से बात करने लगा। भाई, और कितना टाइम लगेगा? कंडक्टर ने जवाब दिया, बस थोड़ी ही देर में पहुंच रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले बस जहां रुकी थी, वो कौन सी जगह थी? मैंने उत्सुकता से पूछा। कंडक्टर ने भौहें चढ़ाते हुए मेरी तरफ देखा। बस तो बस स्टैंड से चलकर बस स्टैंड पर ही रुकती है, बीच में कहीं नहीं रुकते। अब मैं चौंक गया। लेकिन 5 मिनट पहले जब वो लड़की उतरी थी, तब बस रुकी थी। मैंने खुद देखा।
कंडक्टर और ड्राइवर एक दूसरे को देखने लगे। फिर कंडक्टर मेरी ओर मुड़ा और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, कौन सी लड़की भाई, हमने तो कोई बस नहीं रोकी। ड्राइवर ने सिर झटकते हुए कहा, भैया वहां तो हमसे कोई कहे तो भी हम बस नहीं रोकते। वहां से थोड़ा ही आगे एक पुराना कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान? मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, वैसे तुमने कौन सी लड़की देख ली भैया, शाम को ही लगा ली क्या? कंडक्टर और ड्राइवर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे यह भी समझ में आ रहा था कि अगर मैं ज्यादा सवाल करूंगा तो ये लोग मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। बस कुछ देर बाद स्टैंड पर पहुंची। मैं वहां से ऑटो लेकर होटल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन मेरे मन में दो चीजें लगातार घूम रही थी। एक वो लड़की की गहरी आंखें और उसकी प्यारी सूरत, और दूसरी उन दोनों की बातें। मैंने खुद को समझाया, हो सकता है वो लोग मुझसे मजाक कर रहे हों। शायद वो सच में कोई आम लड़की थी जो यहीं कहीं उतर गई हो। मैंने अपने प्यार पर यकीन करना ज्यादा जरूरी समझा और उसकी मीठी यादों में खो गया। बस स्टैंड पर पहुंचते ही मैंने अपना बैग उठाया और नीचे उतर आया। हवा में पहाड़ों की ठंडक घुली हुई थी। हल्की हल्की धुंध सड़कों पर फैलने लगी थी। मैंने जल्दी से एक ऑटो रोका और होटल का नाम बताया। ऑटो में बैठते ही फिर से वही चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। वो लड़की, उसकी उदास आंखें, उसकी हल्की मुस्कान। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो अचानक बस से कहां उतर गई। बस स्टॉप तो यहां था ही नहीं। तभी अचानक, सर कहां खो गए आप? ऑटो वाले की आवाज ने मेरी तंद्रा तोड़ दी। मैंने झटका सा महसूस किया। सच बताऊं तो उस छोटे से सफर में मैं अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ एक रोमांटिक डांस कर चुका था। अब क्या करूं? मैं भी तो इंसान ही हूं ना। मैं खुद को मन ही मन मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। ऑटो वाला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई अजीबोगरीब शख्स हूं जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। खैर, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तो बस उसी से मतलब था जिसे देखने के बाद आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग आ रही थी, जिसे मैं मन ही मन अपना मान चुका था। लेकिन मुझे उसका अता पता तक नहीं था। वो कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई? मैं सोचता रहा और होटल के दरवाजे पर आकर ठहर गया। मैंने ऊपर की जेब से कुछ खुले पैसे निकालकर ऑटो वाले को किराया दिया और बाकी पैसे रखने को कहकर होटल की ओर बढ़ गया। होटल के रिसेप्शन पर मेरा नाम और आईडी नोट की गई। फिर मैंने अपना रूम नंबर लिया और सीधा ऊपर चला गया। थकान बहुत ज्यादा हो चुकी थी, सफर भी लंबा था, और फिर वो लड़की, मैं अब भी उसी के बारे में सोच रहा था। रूम में पहुंचकर मैंने कपड़े बदलने का फैसला किया और नहाने चला गया। हालांकि ठंड थी, लेकिन दिमाग में इतनी हलचल थी कि ठंड का एहसास भी गायब सा हो गया। नहाते वक्त भी बार बार वही चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी उदास आंखें, उसकी हल्की मुस्कान और वो अनकहा राज जो उसकी आंखों में कहीं छिपा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो लड़की मेरे मन में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। नहाने के बाद मैंने सोचा, चलो एक चाय पी लेते हैं। रूम में ऑर्डर करने के बजाय मैंने खुद नीचे जाने का फैसला किया। मैं वैसे भी लोगों से बातचीत करने वाला इंसान था। नई जगह, नए लोग और नए अनुभव मुझे हमेशा रोमांचित करते थे। वैसे मैं यहां घूमने नहीं आया था। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता था और इस शहर में एक प्रोजेक्ट की वजह से भेजा गया था। कंपनी के निर्देशों के मुताबिक मुझे यहां लंबे समय तक रहना था। खैर, मैं नीचे होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचा और चाय का ऑर्डर दिया। रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, तो मैंने वहां खड़े एक वेटर से बातें छेड़ दी। बातों बातों में उसने बताया कि बस स्टैंड यहां से ज्यादा दूर नहीं है। ऑटो वाले ने तो आपको बेवजह घुमा दिया होगा ताकि मीटर बढ़ जाए। मैंने मन ही मन उस ऑटो वाले को कोसा, लेकिन फिर सोचा, चलो अच्छा हुआ, उसकी वजह से ही तो मैं अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ सपनों में रोमांटिक डांस कर पाया। मैं वैसे भी हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने वाला इंसान था। लेकिन तभी जब मैंने चाय का बिल चुकाने के लिए पर्स निकालना चाहा, तो ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई
जैसे किसी इंसान की होती है जब वह सुबह आंख खोलकर देखता है कि मोबाइल तकिए के नीचे नहीं है। मेरा पर्स गायब था। उसमें सब कुछ था, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और कुछ जरूरी कागजात। मैंने तुरंत अपनी जेब टटोली, फिर बैग चेक किया, लेकिन पर्स नहीं था। थोड़ी देर तक मैं सोचता रहा, आखिर गिरा कहाँ होगा, क्या ओनांटो में या फिर बस में। मैंने जेब में पड़े खुले पैसों से चाय का बिल चुकाया और होटल के अंदर उसी रास्ते पर गया जहां से आया था, लेकिन वहां पर्स नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पर्स मुझसे नाराज होकर ब्रेकअप कर चुका था। जैसे कोई प्रेमिका गुस्से में कह दे, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब मेरे पास एक ही संभावना बची थी, या तो पर्स ऑन्टो में गिरा होगा या फिर बस में। ऑन्टो में मिलना तो नामुमकिन था, इसलिए मैंने सोचा बस में जाकर देख लेता हूं, शायद किस्मत से मिल जाए। बाहर आकर देखा तो इक्का दुक्का ऑन्टो खड़े थे, लेकिन न जाने क्यों इतनी जल्दी होने के बावजूद मैंने पैदल ही बस स्टैंड जाने का फैसला किया। शायद किस्मत मुझे फिर से उस लड़की से मिलाने वाली थी। आगे क्या होगा? क्या उसे बस में अपना पर्स मिलेगा? क्या वो लड़की फिर से उसकी जिंदगी में आएगी? दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाया जाए इससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते तो हैं, लेकिन ना ही तो कमेंट करके ये बताते हैं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर वीडियो अच्छी ना भी लगे तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में सुधार कर सकें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शायद मैं इस शहर के रास्तों से परिचित होना चाहता था, या फिर शायद मुझे उम्मीद थी कि कोई इशारा मिल जाए जिससे मैं फिर से उसे ढूंढ सकूं। मैंने एक राहगीर से बस स्टैंड का रास्ता पूछा और नजरें सड़क पर दौड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। बस स्टैंड पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। मैंने मन ही मन उस ऑटो वाले का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से मैं सपनों में अपनी स्वप्न सुंदरी के साथ रोमांटिक डांस कर पाया था। कोई और ऑटो वाला होता तो 5 मिनट में होटल पहुंचा देता, लेकिन उस नेक इंसान ने पूरे 20 मिनट लगाए। यही भले लोग हैं जिनकी वजह से यह दुनिया अब तक बची हुई है। बस स्टैंड बहुत बड़ा नहीं था और भीड़ भाड़ भी ज्यादा नहीं थी। आधे से ज्यादा एरिया में अंधेरा था। बसें एक लाइन में खड़ी थीं। मैंने अपनी बस को ढूंढना शुरू किया। ऊपर वाले का शुक्र है, बस मिल गई। बस के गेट के बाहर एक कुत्ता बैठा सो रहा था। मेरी आहट से उसकी नींद खुली। उसने सिर उठाकर मुझे देखा और फिर वैसे ही सो गया, जैसे मेरे आने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने बस का दरवाजा खोला, जो पहले से खुला हुआ था। मोबाइल की लाइट जलाकर अंदर गया और अपनी सीट की ओर बढ़ा। मैंने नीचे झांका और वहीं पड़ा था मेरा पर्स। शायद जब मैंने सीट बदली थी तभी गिर गया होगा। मैंने तुरंत पर्स उठा लिया और अंदर देखा, सब कुछ सुरक्षित था। मेरे मुंह से निकला, थैंक गॉड। मैंने बस वालों का भी मन ही मन धन्यवाद किया कि उन्होंने बस की सफाई नहीं की थी, वरना मेरा पर्स शायद कभी नहीं मिलता। बस से बाहर निकलने को ही था, लेकिन पता नहीं क्यों एक बार फिर उस सीट को निहारने का मन किया। दिल तो पागल है ना। मैंने मोबाइल की लाइट फिर से सीट पर डाली और तभी कुछ नजर आया, एक रूमाल। मैंने उसे उठाया। उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस पल मैं खुद को किसी जासूसी कहानी का हीरो समझ रहा था, जिसके हाथ कोई बड़ा सुराग लग गया हो। बस से बाहर निकलकर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो कुत्ता, जिसे अब तक मुझसे कोई मतलब नहीं था, अचानक भौंकने लगा और बार बार भौंक रहा था। मैंने सोचा, अजीब कुत्ता है, जब रोकना था तब तो रोका नहीं, और अब ऐसे रोक रहा है जैसे चोरी के बाद अपना हिस्सा मांग रहा हो। वो भौंकते भौंकते मुझे मेन गेट तक छोड़ने आया। मैं होटल पहुंचा और वहीं रूम में ही खाना मंगा लिया। सफर की थकान थी, इसलिए बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सो गया। रात के किसी पहर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया और फिर चला गया, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं पूरी तरह जाग नहीं पाया। बस एक हल्की सी आहट महसूस हुई। सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल रात के उस एहसास का आया,
क्या कोई सच में आया था? लेकिन होटल का दरवाजा तो अंदर से बंद था, फिर कोई अंदर कैसे आ सकता था? शायद कोई सपना देखा होगा। गहरी नींद में कभी कभी ऐसा लगता है, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहा धोकर तैयार हुआ तो अचानक रात वाले रूमाल की याद आ गई। अरे वो रूमाल! मैंने टेबल पर नजर दौड़ाई, वहां नहीं था। फिर बैग चेक किया, वहां भी नहीं। फिर बेड, तकिए के नीचे, कहीं नहीं। रूमाल गायब हो चुका था। आगे क्या होगा? क्या कोई सच में उसके कमरे में आया था? क्या रूमाल उस लड़की का था? मैंने पूरे कमरे में ढूंढ मारा, हर जगह देख लिया, लेकिन रूमाल कहीं नहीं मिला। मुझे घबराहट होने लगी। मेरे पहले प्यार की पहली निशानी कहीं खो गई थी। मुझे खुद पर गुस्सा आया। एक छोटा सा रूमाल भी संभाल कर नहीं रख पाया। मोहब्बत क्या खाक करूंगा। होटल में 3 कमरों पर एक वेटर नियुक्त था। मैंने रिसेप्शन पर कॉल किया और उसे ऊपर बुलाया। जैसे ही वह आया, मैंने पूछा, कोई मेरे कमरे में आया था क्या? वह थोड़ा चौंका और बोला, सर, आपका कमरा अंदर से लॉक था, ऐसे कोई अंदर नहीं आ सकता। फिर उसने संदेह भरी निगाहों से पूछा, कुछ हुआ है सर? कुछ चोरी हुआ क्या? मैंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। वह रात के खाने की प्लेट्स उठाने लगा। तभी अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़ी और वह चौंक गया। साहब, ये आपने यहां रखा है। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। टेबल पर काले कोयले बिखरे पड़े थे, ऐसे जैसे किसी चीज को आधा जलाकर वहां छोड़ दिया गया हो। अजीब बात है, रूमाल ढूंढने की जल्दबाजी में मेरी नजर इन कोयलों पर गई ही नहीं थी। लेकिन ये कोयले मेरे कमरे में आए कहां से? और उससे भी अजीब बात यह थी कि कमरा अंदर से बंद था, फिर रूमाल कैसे गायब हुआ? सब सामान सही सलामत था। अगर कोई चोर होता तो सिर्फ एक रूमाल ही क्यों ले जाता? मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था। मुझे होटल स्टाफ पर ही शक हुआ। कोई मुझे नींद में देखकर अंदर आया होगा, और जब कुछ खास हाथ नहीं लगा तो जल्दी में रूमाल ही उठा लिया। मुझे एक बुरी आदत थी, अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं तो उसे सुलझाए बिना चैन नहीं आता। मैं होटल के रेस्टोरेंट में गया, वही वेटर वहां सर्व कर रहा था। मैंने उसे इशारे से बुलाया। वह आया और बोला, क्या हुआ साहब? मैंने सीधे सवाल किया, तूने वो कोयले उठाए क्यों नहीं? वह सकपका गया। मैं किसी को बोल दूंगा साहब, वो उठा लेगा। मैंने सख्ती से कहा, तूने खुद क्यों नहीं उठाए और घबरा क्यों गया था? बोल, तू ही आया था ना रात को मेरे कमरे में? वह कांपते हुए बोला, नहीं साहब, आपके कमरे में रात को चुड़ैल आई थी। हो सकता है उसका कोई सामान गलती से आपके पास रह गया हो और वो उसे लेने आई हो। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। एक तो चोरी और ऊपर से ये बकवास। मैंने गुस्से में पूछा, तुझे कैसे पता कि रात को मेरे कमरे में चुड़ैल आई थी? उसने अपनी आंखें गोल कर लीं और फुसफुसाया, यहां बच्चा बच्चा जानता है साहब, चुड़ैल जहां जाती है वहां अपनी निशानी छोड़ जाती है। ये जले हुए कोयले उसकी निशानी हैं। फिर उसने धीरे से पूछा, आपके कमरे से क्या गायब हुआ है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, गैलरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना? मुझे उसकी फुटेज दिखा, वरना मैं मैनेजर से तेरी शिकायत करता हूं। ये सुनते ही वह घबरा गया। साहब, मेरी शिकायत मत करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं आपको सीटीवी फुटेज दिखा देता हूं। वह मुझे सीटीवी मॉनिटर रूम में ले गया। वहां मौजूद आदमी ने सीटीवी फुटेज चलाई, और जैसे ही मैंने स्क्रीन देखी, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सीसीटीवी ऑपरेटर ने फुटेज चलाई। मैंने स्क्रीन पर ध्यान दिया। कुछ देर तक वीडियो में कुछ असामान्य नहीं दिखा, लेकिन तभी एक दृश्य ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। कैमरा मेरे कमरे को पूरी तरह कवर नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। मेरे कमरे का दरवाजा खुला, कुछ मिनटों तक वैसे ही खुला रहा और फिर अपने आप बंद हो गया। ना कोई अंदर गया, ना ही कोई बाहर आया। ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग को दोबारा देखा और उसे झूम इन किया। कुछ था वहां। मैंने और झूम किया। पिक्सल फटने लगे, लेकिन जो दिखा वो किसी जीत से कम नहीं था। किसी की परछाई, शायद किसी लड़की की। अगर मैं झूम इन नहीं करता तो शायद ये बात छिपी ही रह जाती। कोई
मेरे कमरे में आया था और शायद वो कोई लड़की थी। मैंने इस बारे में सीसीटीवी ऑपरेटर और वेटर को कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बात पक्की थी, वो रुमाल कोई खास चीज थी जिसे वो किसी भी कीमत पर वापस लेना चाहती थी। मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी। ओह, जिस काम से मैं यहां आया था उसी का तो ध्यान ही नहीं रहा। मैं फौरन बाहर निकला और ऑटो पकड़कर कंपनी के ऑफिस चला गया। पूरा दिन मीटिंग्स में बीता, लेकिन मेरा ध्यान बार बार कल रात की उस घटना पर ही था। रुमाल, कोयले, अचानक खुलने और बंद होने वाला दरवाजा। अगर वो रुमाल उसी का था तो उसे रात में ही लेने क्यों आना पड़ा? उसे कैसे पता चला कि वो रुमाल मेरे पास है? इस रुमाल में ऐसा क्या था जो इसे वापस लेने कोई आया? इन सवालों ने मेरा दिमाग झकझोर दिया। शाम 4 बजे ऑफिस से फ्री हुआ और होटल लौटने के लिए ऑटो लिया। 20 मिनट बाद मैं होटल पहुंच गया। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा, मैंने चाय का ऑर्डर दिया। टेबल पर वही अधजले कोयले पड़े हुए थे। पता नहीं क्या सोचकर मैंने उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। चाय पीते पीते दिन भर की थकान कम करने की कोशिश करने लगा। समय देखा, शाम के 5:30 बज चुके थे। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, थोड़ी ताजी हवा ले ली जाए। मैंने होटल के बाहर निकलकर एक राहगीर से पूछा, यहां कब्रिस्तान कहां है? राहगीर ने रास्ता बताया और मैं पैदल ही निकल पड़ा। सूरज डूब रहा था। आसपास की पहाड़ी वादियां बहुत खूबसूरत लग रही थीं। मुझे पहाड़ों से अजीब सा लगाव है। जब भी मौका मिलता है मानो ये मुझे अपनी ओर खींच लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो किसी पिछले जन्म में मैं भी पहाड़ों में ही पैदा हुआ था। टहलते टहलते कब मैं वहां पहुंच गया पता ही नहीं चला। मैं सड़क के किनारे खड़ा हो गया। चारों ओर गहरी शांति थी। दूर दूर तक पर्वतों की श्रृंखला दिख रही थी जो मन को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। सामने एक बोर्ड लगा था, कब्रिस्तान इधर। बोर्ड के थोड़ा आगे जाने पर दूर एक पुराना कब्रिस्तान बना हुआ था, इतना दूर कि आंखों से साफ देखा जा सके। पता नहीं क्यों मैंने जेब में हाथ डाला और उसे मन ही मन याद किया। वहीं पास के एक पत्थर पर बैठ गया। अंधेरा हो चुका था, पर सड़क किनारे एक पोल लैंप जल रहा था जिससे हल्की हल्की रोशनी चारों ओर बिखर रही थी। तभी अचानक मैंने देखा, सड़क के दूसरी ओर से कोई साया मेरी तरफ आ रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था और कुछ दूरी पर रुक गया। इतनी दूर कि अंधेरे की वजह से मैं ठीक से देख नहीं सका। मैं हीरो बनकर यहां कब्रिस्तान तक आ तो गया, लेकिन अगर सच में कोई भूत प्रेत आ गया तो ये अच्छा था कि वो साया पीछे से नहीं सामने से आ रहा था। अब वो और करीब आ गया। अब मैं उसे देख सकता था। ये तो वो मेरे सामने खड़ी थी, मेरे ख्यालों की लड़की, मेरे सपनों की सुंदरी। मुझे एक तक देखता देखकर उसने हल्की आवाज में पूछा, आप यहां इस समय क्या कर रहे हैं? फिर से चोरी पकड़ी गई, लेकिन इस बार खुशी इस बात की थी कि उसने मुझे पहचान लिया। जी, वो मैं बस ऐसे ही। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बस ऐसे ही। इस समय यहां कोई नहीं आता। उसने मेरी ओर गहरी नजर से देखा। मैंने सोचा सीधा सीधा बोल देना ही ठीक रहेगा। जी, मैं आपकी तलाश में आया हूं, मैंने आत्मविश्वास से कहा। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मेरी तलाश में? क्यों? अगर बुरा ना माने तो कह दूं, मैंने शर्माते हुए पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं बिना रुके बोल पड़ा, जब से आपको देखा है रातों की नींद और दिन का चैन चला गया है। बस हर वक्त आप ही के बारे में सोचता रहता हूं और आपको खोजते खोजते यहां तक चला आया। उसके चेहरे पर हल्की शर्म की लाली छा गई, जो अंधेरे के बावजूद मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों में वही अजीब सी उदासी लौट आई। उसने गहरी आवाज में कहा, देखने में तो बड़े शरीफ और मासूम लगते हो, लेकिन किसी लड़की को घूरना और उसका पीछा करना ये सही लगता है। मैं वैसी लड़की नहीं हूं। तुम अपने लिए कोई और ढूंढो। मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारी जिंदगी के लिए। कहकर वो पीछे मुड़ी और कब्रिस्तान के अंदर जाने लगी। मैंने झट से पूछा, आप कहां जा रही हैं? वो मेरी ओर मुस्कुराकर देखी और कहा, घर। और कहां? उसकी वो हल्की मुस्कान मुझे अंदर तक हिला गई। दिल धक कर रह गया। इसका घर
कब्रिस्तान में है। मेरे कानों में उसकी आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। पर तभी अचानक से सड़क किनारे लगे उस पोल लैंप का हल्का बल्ब अपने आप बुझ गया। शायद लाइट चली गई थी। मैं एकदम सतर्क हो गया। कुछ 10 सेकंड बाद वही बल्ब फिर से जल उठा, पर वो वहां नहीं थी। मैंने तुरंत उसे आवाज़ दी, सुनो, तुम कहाँ चली गई? पर कोई जवाब नहीं आया। अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। डर भी लग रहा था और अब तो चारों तरफ अंधेरा भी छा चुका था। मैंने सोचा, यहां रुकना ठीक नहीं, मुझे वापस होटल लौट जाना चाहिए। मैं होटल तो लौट आया था, पर मेरा मन अब भी उसी अजीब मुलाकात में उलझा हुआ था। अगर वो भूत थी तो इंसानों की तरह बात क्यों कर रही थी? अगर वो इंसान थी तो कब्रिस्तान में क्या कर रही थी? अगर उसे मुझसे कोई लगाव नहीं था तो उसने मुझे पहचान कैसे लिया? और अगर वो चाहती तो मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? पर एक बात अजीब थी, उसने मुझसे दूर रहने की सलाह या शायद धमकी क्यों दी? मेरे दिमाग में उसकी वो गहरी उदास आंखें घूम रही थीं। उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं और उसकी जुबान कुछ और। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, पर उसकी आंखों की गहरी उदासी कुछ और ही बयां कर रही थी। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। मैंने अचानक अपनी जेब में हाथ डाला। मेरे प्यार की दूसरी निशानी। वो काले कोयले अब भी मेरी जेब में थे। मैं तो उसका नाम तक पूछना भूल गया। तो फिर रूमाल और कोयले की बात कहां से पूछता? लोगों के प्यार की निशानी गुलाब का फूल होती है और मेरी किस्मत में कोयले आए हैं। उसका मासूम चेहरा और उसकी गहरी उदास आंखें बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थीं। शायद वो किसी मुसीबत में है, पर मेरा दिमाग कह रहा था, ये आशिकी कहीं किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। फिर अचानक मन में ख्याल आया, प्यार किया तो डरना क्या? अब जो होगा देखा जाएगा। सच कहूं तो मैं कभी नहीं सोच सकता था कि किसी के लिए इतना पागल हो जाऊंगा। लेकिन अब मुझे एक और बात की चिंता सताने लगी थी। अगर वो सच में भूत निकली तो मैं तो किसी तरह मैनेज कर लूंगा, पर मेरी फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी? फिर खुद अपनी सोच पर हंसी आ गई। छाया कैसा इश्क का ये सुरूर है, ना जज्बातों पर काबू, ना धड़कनों पर जोर है। मैंने अपनी सोच को विराम दिया और नीचे रेस्टोरेंट में डिनर करने चला गया। वहां वही वेटर मुझे देखकर खुद ही आ गया। उसने मुस्कुराकर ऑर्डर लिया। डिनर के बाद जब मैं बिल चुका रहा था, आगे क्या होगा? क्या वो लड़की फिर से मिलेगी या इस कहानी में कोई और रहस्य छुपा है? रेस्टोरेंट में डिनर के बाद जब मैं बिल चुका रहा था, तभी वेटर मेरे पास आकर बोला, सर, कुछ पता चला क्या? मैंने उसे घूर कर देखा। वो सकपका गया। फिर जल्दी से बोला, सर, मैं तो बस आपके लिए परेशान था, इसलिए पूछ लिया। चलो, कोई तो मेरे लिए परेशान है और जिसे मैं ढूंढ रहा हूं उसे तो कोई खबर ही नहीं। मैंने बिना कुछ कहे इशारे से उसे सीसीटीवी रूम में आने को कहा। सीसीटीवी रूम में पहुंचकर मैंने मॉनिटर पर कुछ दिखाया। वेटर की आंखें फैल गईं। मैंने पूछा, पहचानते हो इसे? वो पसीने पसीने हो गया। कहने लगा, सर, इसमें साफ साफ तो नहीं दिख रहा, पर अगर मैं सही हूं तो ये वही है। मैंने तुरंत पूछा, कौन? वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। फिर धीरे से बोला, सर, किसी को बताइएगा मत, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये लड़की इसी होटल में काम करती थी। नाम था नेहा। नेहा? हाँ सर, इसने रूम नंबर 203 में फांसी लगा ली थी। क्या आज तक किसी को नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या था? मेरा गला सूख गया। 203 यानी मेरे कमरे के ठीक बगल वाला कमरा। मुझे एक ठंडा एहसास हुआ। वेटर ने आगे बताया, सर, इसने आज तक किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, शुरुआती दिनों में अजीब चीजें होती थीं, इसलिए उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पिछले 2 साल से कोई घटना नहीं हुई थी, पर अचानक से आपके कमरे में उसकी मौजूदगी और वो काले कोयले छोड़ जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। उसकी तस्वीर? मैंने वेटर से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसकी कोई तस्वीर है? उसके साथी ने कंप्यूटर में पुरानी फाइलें खोली। फिर एक तस्वीर मेरी ओर बढ़ाई। जैसे ही मैंने वो तस्वीर देखी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो उसका नाम नेहा था। तो क्या मैं एक आत्मा से मिलकर आया हूं? क्या मैं
एक आत्मा से प्यार करने लगा हूं। सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी मोहब्बत के सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। मेरा हाल वही था, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। अब तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आपको कुछ समझ आ रहा हो तो जरूर बताना। तो क्या वाकई नेहा अब भी यही है, या फिर ये सब महज एक भ्रम है? क्या नेहा की आत्मा कुछ कहना चाहती है, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? मैंने ठान लिया था, अब जो भी हो मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। पर मुझे नहीं पता था कि सच जानना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नेहा कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था, तो इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करें, क्योंकि असली डर तो अब शुरू होगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक रोशनी में रहिए और अंधेरे से बचकर रहिए।